तो बच्चों हम लोगों ने जो है बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 वर्गों में बांटा। कौन कौन? कोक्कस, विब्रियम, बैसिलस और एस्पाइरिलम। कोक्कस का आकार कैसा होता है? गोलाकार। विब्रियम का आकार होता है कौवा के आकार का, ठीक है। और आपका एस्पाइरिलम का आकार होता है स्प्रिंग की तरह, और बैसिलस का आकार होता है छड़ की तरह। तो उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना लिए और उसके बारे में हम लोग अच्छे से जान भी लिए और आप लोग सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि बैक्टीरिया को जो है उनके वास स्थान, उनके अस्तित्व में रहने के और कहाँ कहाँ वो रहते हैं, उनका शरीर का संरचना कैसा होता है, उसके आधार पर जो है बैक्टीरिया को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। फिर से हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं। वो 2 भाग कौन सा है? वो 2 भाग है आपका, एक है आपका आद्य बैक्टीरिया जिसको हम लोग आर्क बैक्टीरिया कहते हैं, और दूसरा है आपका यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया का इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही नाम है, यू बैक्टीरिया कहते हैं, और आद्य बैक्टीरिया को हम लोग इंग्लिश में आर्क बैक्टीरिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आद्य बैक्टीरिया के बारे में। आद्य बैक्टीरिया के बारे में यानी आर्क बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आर्क बैक्टीरिया जो है यानी आद्य बैक्टीरिया में जो भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो एक विशिष्ट प्रकार के यानी कि स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं, है ना। उसमें ऐसा होता है कि उनका ऐसा शरीर संरचना होता है और वो ऐसे वास स्थानों में रह सकते हैं जिसमें कि कोई भी जीव की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र है। अत्यंत लवणीय क्षेत्र कहने का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उसमें अल्कलाइन रहेगा आपका, यानी कि क्षार बहुत ज़्यादा आपका रहेगा। तो वैसे जगह पे भी जीवों का जीवित रहना संभव नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया तो जादू है, ये कहीं भी रह सकते हैं। आपको पहले ही बता चुके कि सर्वव्यापी है, भगवान जी की तरह हर जगह पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया जो है आपका लवणीय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, वो भी अपना जीवन सर्वाइव कर लेते हैं। उनमें स्ट्रगल करने की स्टेमिना जो है बहुत ज़्यादा होता है, और यही कारण है कि बैक्टीरिया जो है शुरू से यानी कि दुनिया की शुरुआत से लेकर के अभी तक हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बहुत सारे जीव आए और वो उनका अस्तित्व खत्म हो गया क्योंकि उनमें संघर्ष करने की क्षमता नहीं थी, ठीक है। तो आपको हम पिछले लेसन में भी बता चुके थे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नहीं सॉरी माफ़ करना, अभी मैं बता रही हूँ आपको कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो होता है, उन्होंने चार्ल्स डार्विन ने ये सिद्धांत दिया था कि दुनिया में वही जीवित रहता है जो ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष कर सकता है और अपने आप को वातावरण के अनुसार या अपने हालातों के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया उन्हीं में से एक है आपका, है ना, जो हमेशा अपने आप को वातावरण के हिसाब से अपना ढालता आया है और अपना बीमारियां फैलाता आया है, और मनुष्य उसका सही इस्तेमाल भी करने लगा है, बीमारियों से मुक्ति भी पा लिया है और उसका अपना उपयोग के लिए उसका इस्तेमाल भी करते रहा अपने बहुत सारे फायदों के लिए, जैसे दवा बनाने के लिए, आपका ड्रिंक बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए, टोडी बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, सिरका बनाने के लिए, बहुत जगह पे मनुष्य ने उसका उपयोग भी कर लिया है, ठीक है। तो मनुष्य भी उसी में से एक प्राणी है, लेकिन कब तक ये मनुष्य यहाँ पृथ्वी पर रहता है देखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग इस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं जो बिल्कुल भगवान की तरह जो हर जगह प्रेजेंट है आपका, ठीक है। तो ये कठिन वास स्थानों में भी पाया जाता है, जैसे गर्म झरना जो है आपका, गर्म झरने का तापमान लगभग आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और उस झरने में भी ये जीवित रहता है, ठीक है। दूसरा है अत्यंत लवणीय क्षेत्र में, यानी बहुत ही खारा जल में भी ये जिंदा रह सकता है। कच्छ क्षेत्र ऐसा मतलब कि जहाँ पे आपका कीचड़ वगैरह है, नमी वगैरह हमेशा बना रहता है, कीचड़ वगैरह में हम दलदली जगहों पे कह सकते हैं, वैसे क्षेत्रों में भी ये आपका पाया जाता है। तो जो बैक्टीरिया यानी कि जो आद्य बैक्टीरिया, जो आर्क बैक्टीरिया आपका गर्म झरने में पाए जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हैलोफी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हैलोफी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, गर्म झरने में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? हैलोफी, ठीक है। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। या फिर आपसे क्वेश्चन उल्टा ही पूछा जा सकता है कि हैलोफी क्या है। तो हैलोफी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपका गर्म झरने में पाया जाता है। दूसरा है आपका अत्यंत लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोएसिडोफिलस। लवणीय क्षेत्र में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्या? थर्मोएसिडोफिलस। आपका फिर यहाँ क्वेश्चन बनता है कि थर्मोएसिडोफिलस जो है किस प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं।
ठीक है, तो आंसर होगा आपका अत्यंत लवणीय क्षेत्र। फिर आपका तीसरा है आपका कच्छ क्षेत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो कच्छ क्षेत्र में यानी कि दलदली जगह पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हम लोग मेथेनोजेन बैक्टीरिया कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है आपका कि ये बैक्टीरिया जो है इनका शरीर संरचना इस तरह का होता है कि ये हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये अपना नॉर्मल लाइफ जो है वो लीड कर सकते हैं। तो इनमें ऐसा क्या खास होता है, तो इनमें खास ये होता है कि अन्य बैक्टीरिया की तुलना में, यानी इन द कंपैरिजन ऑफ द अदर बैक्टीरिया, दे कैन सर्वाइव इन द सिवियर हार्श कंडीशन बिकॉज दे हैव द स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर एंड दे हैव स्पेशल you can see they have a special type of structure। ठीक है, अब एक चीज और है कि ये जो मेथेनोजेन बैक्टीरिया है ना, यहाँ तक कि हमारे रूमिनेंट पशुओं के, रूमिनेंट पशु किसको कहते हैं, रूमिनेंट पशु किसको कहते हैं, यानी कि जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, यानी कि जो जुगाली करते हैं, जुगाली समझते हैं आप लोग, जुगाली होता है आपका कि जो पशु एक बार खाना को खा ले और वो फुर्सत में बैठ करके उसको फिर से चबाए। तो ऐसे पशु कौन कौन से हो सकते हैं, बता सकते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं ऐसे पशु कौन कौन से हो सकते हैं। ऐसे पशु हो सकते हैं गाय भैंस, है ना, गाय भैंस ये सब जो है पशु जो है उसी को हम लोग रूमिनेंट पशु कहते हैं। ठीक है, तो रूमिनेंट पशु के अंतर्गत या जुगाली करने वाले पशु, लिख सकते हैं इसको, जुगाली करने वाले पशु कौन कौन है, गाय है, भैंस है इत्यादि को हम लोग कहते हैं रूमिनेंट पशु। ठीक है, तो ये रूमिनेंट पशु का हम लोग चर्चा ही क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ये रूमिनेंट पशु का इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है मेथेनोजेन बैक्टीरिया के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रूमिनेंट पशु जो ऐसा जो आद्य बैक्टीरिया का एक ऐसा ये मेथेनोजेन बैक्टीरिया है ना, जो इन गाय भैंसों की आंत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, इनके आंत में ये पाए जाते हैं, वो वहाँ भी जीवित रहते हैं, भगवान की तरह सर्वव्यापी है ये, यानी कि गाय और भैंस इनके आंत में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ करते क्या हैं, तो ये वहाँ जो है सेलुलोज का डाइजेशन में मदद करते हैं। सेलुलोज क्या है आपको पता है, पादप कोशिका जो है उसका कोशिका भित्ति जो है ना, वो आपका सेलुलोज का बना हुआ होता है जो आसानी से नहीं पचता है। ठीक है, तो गाय भैंस क्या खाते हैं, गाय भैंस तो वही खाते हैं, पेड़ पौधे ही खाते हैं, है ना, या तो पुआल खाएंगे या फिर घास खाएंगे जिसमें आपका पर्याप्त मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, तो ये मेथेनोजेन बैक्टीरिया जो है रूमिनेंट पशु के आंत में पाए जाते हैं और वो उनके सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं। ठीक है, तो गाय भैंस के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, गाय भैंस के आंत में मेथेनोजेन बैक्टीरिया पाया जाता है, आपका मेथेनोजेन बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, और इसीलिए जो है गाय भैंस के गोबर से, गाय भैंस के गोबर से क्या बनता है, गोबर से बायोगैस या गोबर गैस बनता है, बायोगैस जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं, गोबर गैस बनता है। ठीक है, इस गोबर गैस का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, यानी घर में हम लोग इसको खाना बनाने के रूप में हम लोग इसको करते हैं। और इसके बायोगैस बनाने के लिए जो है इस गोबर का इस्तेमाल हम लोग किस तरह से हम लोग इसका बायोगैस इससे बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, है ना, बायोगैस संयंत्र के बारे में। फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि गोबर का इस्तेमाल करके हम लोग गैस बना सकते हैं, जिस तरह से हम लोग एलपीजी गैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से उस गैस का भी इस्तेमाल हम लोग अपने खाना बनाने में या लाइट जलाने में या पंखा चलाने में हम लोग इसका
कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अच्छा, बायोगैस ये बनता कैसे है? तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन कौन से हैं? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता कब है? तो जब ये मेथेनोजेन बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाते हैं, है ना, जब ये मेथेनोजेन बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाते हैं उस समय जो है ये मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि का वो अपने अंदर से निकालते हैं, निष्कासित करते हैं, और वही जो है आपका गोबर गैस बनाता है। इसीलिए इसको गोबर गैस का मुख्य घटक आपका मीथेन ही होता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें लिख लेते हैं हम लोग, मेथेनोजेन बैक्टीरिया जब अपनी संख्या बढ़ाते हैं, यानी कि प्रजनन का क्रिया करते हैं, संख्या बढ़ाते हैं, तो प्रचुर मात्रा में मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो मीथेन गैस आपका जो है बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस होता है। बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन गैस। तो देखिए बैक्टीरिया हम लोगों के लिए क्या हो गया, यहाँ पे उपयोगी हो गया। ठीक है, इस तरह से भी बैक्टीरिया का हम लोग इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, बैक्टीरिया तो हम लोगों को बहुत बीमारी फैलाता है, लेकिन हम लोग भी उसको छोड़ते नहीं है, उसका भी इस्तेमाल हम लोग कर ही लेते हैं। इंसान है भाई, इंसान कुछ भी कर सकता है ना, किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है ना। उसने जंगल के शेर को सर्कस में नचा दिया, है ना, जंगली जानवरों को सर्कस में नचा करके उसका इस्तेमाल किया। तो ये इंसान है भाई, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए। चलिए, तो हम लोग इसमें जो है फिर से हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेते हैं, इसमें जितना हम लोग अभी पढ़े हैं। तो सबसे पहले जुगाली करने वाले पशु, या इसको हम लोग कह सकते हैं, ये इसको हम लोग रूमिनेंट एनिमल्स भी कह सकते हैं इसको, है ना, इसको रूमिनेंट एनिमल्स कह सकते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स के अंतर्गत कौन कौन से जानवर आते हैं? तो उसके अंदर हम लोग गाय भैंस को ले लेते हैं, जो भी जुगाली कर रहे हैं, जो ऐसे मुंह चला चला के अपना खाना को फिर से चबाते हैं, फुर्सत में बैठ के उसको पचाते हैं हम लोग। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि गाय भैंस के आंत में किस प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं? इसमें देखिए, इसका ऑप्शन पे भी आपका आंसर जो है डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में आपको दिया है, अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया आपसे कि गाय भैंस के आंत में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अगर वहाँ ऑप्शन में अगर यू बैक्टीरिया हुआ तो यू बैक्टीरिया भी आपका सही उत्तर होगा, और अगर मेथेनोजेन हुआ तो भी आपका सही उत्तर होगा। लेकिन अगर मेथेनोजेन और यू बैक्टीरिया दोनों हो गया, तो अगर उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है दोनों, तो दोनों ही होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खासियत यही है कि उसके ऑप्शन पे, यानी कि जो उसके विकल्प दिए हुए होते हैं, उसके अनुसार हमको सही उत्तर चुनना होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका दो आंसर निकल के आता है आपको कि गाय भैंस के आंत में किस प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो एक हो गया आपका मेथेनोजेन बैक्टीरिया कह सकते हैं, या हम लोग यू बैक्टीरिया कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका निकलता है कि मेथेनोजेन बैक्टीरिया कौन से गैस का मुख्य रूप से उत्पादन करते हैं? तो मेथेनोजेन बैक्टीरिया जो मुख्य रूप से मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन निकल गया कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो बायोगैस का मुख्य घटक आपका मीथेन होता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि बायोगैस जो है आपका वो किस बैक्टीरिया के द्वारा बनता है? तो हम लोग फिर वहाँ हमारा उत्तर हो गया मेथेनोजेन। ठीक है, अब इसी को हम लोग गोबर गैस के नाम से भी क्वेश्चन सेम अराइज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आद्य बैक्टीरिया आपका आर्क बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया का शरीर का संरचना बहुत ही खास होता है, जो उन्हें
प्रतिकूल परिस्थिति यानी हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव करने में उनको मदद करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं होता है तो फिर से एक बार इस वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए।